गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया है, रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेडियो एक्टिविटी के ऑन अवर बेस्ड ऑन अवर सीआरक्यू क्लासरूम क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारे सामने सीआरक्यू है जो तुम्हें दिख रही होगी, और इस सीआरक्यू को हम लोग को सॉल्व करना है। मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और मैं प्रेफर करता हूं, जैसे मैंने तुम लोग को पहले ही बताया, कि एक साथ तुम्हें दो या तीन क्वेश्चंस दिखे, ताकि अगर एक क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं वो तुमसे जल्दी से हो जाए तो तुम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। तुम लोग भी करो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। तुम थोड़ा फास्ट फास्ट करो, मैं थोड़ा स्लो स्लो करता हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई has 6 into 10 to the power 12 active nuclei. A radioactive nuclei sample has 6 into 10 to the power 12 active nuclei at a certain instant. How many of these will be in the same state after two half lives? मतलब सेम स्टेट मतलब इनिशियली क्या बोल रहा है, एक्टिव है ना, तो कितने एक्टिव बचेंगे। अच्छा, फॉर्चुनेटली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो भी एक्टिव न्यूक्लियाई का ही है, कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई का फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा है कि एट टाइम टी number of active nuclei at time t is given by n naught 2 to the power minus small t by capital T. आफ्टर स्मॉल टी टाइम इतने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बचते हैं, वेयर कैपिटल टी डिनोट्स अवर हाफ लाइफ। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर टू हाफ लाइफ, मतलब तुम्हें टाइम पास्ड लिखा है ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ यानी कि 2t, और एन नॉट की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई 6 इंटू 10 to the power 12। अगर मैं यहां पर ये वैल्यूज पुट करूंगा तो आंसर आएगा 6 इंटू 10 to the power 12 टी टू दी पावर। अब स्मॉल टी की जगह अगर मैं 2t डालूंगा और नीचे भी एक कैपिटल टी है, वो कैंसिल हो जाएंगे और पावर बचेगा, सॉरी सॉरी, टू कहां से आ गया ये बीच में, 2 to the power, 2 की पावर, 2 की पावर हमारी आ जाएगी 2 की पावर -2। तो ये बन गया 6 इंटू 10 to the power 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1.5 इंटू 10 to the power 12 इतने एक्टिव न्यूक्लियाई बचेंगे हमारे पास आफ्टर टू हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका था इस क्वेश्चन को, बट हम लोग इसको कंसेप्चुअली भी सॉल्व कर सकते थे अगर सिर्फ हमें हाफ लाइफ की डेफिनेशन पता है। डेफिनेशन हाफ लाइफ की कितनी है, मतलब क्या है, डेफिनेशन हाफ लाइफ की है कि एक हाफ लाइफ बाद एक्टिव न्यूक्लियाई आधे हो जाते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आधे बचते हैं एक हाफ लाइफ के बाद। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि अगर तुम्हारे पास 6 इंटू 10 to the power 12 थे, तो एक हाफ लाइफ बीत जाने पर इसके आधे बचेंगे, और इसका आधा होता है 3 इंटू 10 to the power 12। तो वन हाफ लाइफ के बाद इतने बचेंगे, यानी कि टी टाइम बाद। ठीक है, अच्छा, एक और हाफ लाइफ बीत जाए, क्योंकि दो हाफ लाइफ की बात हुई थी, दो हाफ लाइफ बाद बताना है, तो एक और हाफ लाइफ बाद अब कितने बचेंगे, तो जितने भी हैं उसके आधे बचेंगे। एक हाफ लाइफ में जितने भी हैं उसके आधे बचते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 10 to the power 12 थे, तो एक हाफ लाइफ बाद कितने बचेंगे, 1.5 इंटू 10 to the power 12, मैंने और आधा कर दिया, 3 इंटू 10 to the power 12 को भी आधा कर दिया, तो एक और हाफ लाइफ बाद इतने बचेंगे, मतलब दो हाफ लाइफ बाद टोटल कितने बचे, 1.5 इंटू 10 to the power 12। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये एक अच्छा तरीका है। अच्छा क्यों है पता है, अच्छा इसलिए कैलकुलेशन नहीं करना पड़ी पहली बात तो। लेकिन सर क्या हमेशा वैलिड रहेगा क्या, नहीं, ये तरीका हमेशा वैलिड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, कि अगर मैंने बोल दिया होता कि 3/2 हाफ लाइफ के बाद, 1.5 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ता। लेकिन इससे जल्दी आंसर आ जाएगा और तुम्हें समझ में ज्यादा आएंगी चीजें कि हो क्या रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते टाइम पे तुम शायद सोचोगे नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे, इसमें तुम्हें समझ में आता है कितने डिके हो गए, कितने बच रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तुम लोग भी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो गए, आई होप। तो हाफ लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है वो, हाफ लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियस इज 20 आवर्स। तो एक न्यूक्लियस है जिसका हाफ लाइफ है 20 आवर्स, तो मैं लिख देता हूं कैपिटल टी इज गिवन 20 आवर्स। ठीक है, इफ देर आर 3 इंटू 10 to the power 18 एटम्स एट अ सर्टेन इंस्टेंट, मतलब तुम्हारे पास किसी इंस्टेंट पे 3 इंटू 10 to the power 18 एटम्स है, मतलब ये क्या बोल रहा है पता है, ये बता रहा है तुम्हें ये 3 इंटू 10 to the power 18 एक्टिव होंगे, ये ठीक है, ये एक्टिव होंगे। ठीक है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट, हाउ मेनी एटम्स हैव डिसइंटीग्रेटेड इन द लास्ट 60 आवर्स। मतलब जब तुमने चेक किए तो कितने हैं, 3 इंटू 10 to the power 18, वो बोल रहा है इसके 60 आवर्स पहले कितने डिसइंटीग्रेट हुए, ये बताना है हमें। यानी कि इस बार उल्टा चलना है, इस बार उल्टा चलना है। इस बार उसने क्या दिया हुआ है हमें, इस बार उसने दिया हुआ है n की वैल्यू
3 × 10⁻18 है। और कब दी हुई है? एट t इज इक्वल टू 60 आर, ये दिया हुआ है। और हमें बताना है कि t इक्वल टू 0 पे कितने थे, यानी कि n नॉट कितना होगा एट t इक्वल टू 0, ये क्या है ये बताना है। उसने बोला 3 × 10⁻18 एटम्स है एट अ सर्टेन टाइम, 60 आवर्स, इन द लास्ट 60 आवर्स, 60 आवर्स में, पिछले 60 आवर्स में कितने डिसइंटीग्रेट हुए होंगे, हमें ये बताना है। तो हमारा तरीका क्या रहेगा, इस बार हमें n पता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से सॉल्व करके बताता हूं, लॉजिक से भी और फॉर्मूले से भी। तो फॉर्मूले से करेंगे अगर, तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से करने के लिए सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है मुझे, तो मैं वैल्यू पुट करता हूं। देखो, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू n नॉट 2 to the power - t/t, वैल्यू डाली, n की वैल्यू है 3 × 10⁻18, n नॉट निकालना है 2 to the power माइनस, नाउ टाइम कितना दिया हुआ है 60 आवर्स, हाफ लाइफ कितनी दी हुई है 20 आवर्स, लिख दिया वैल्यूज। यहां पर ये वैल्यूज लिखोगे तो तुम्हें आंसर मिलना चाहिए कि n नॉट इज इक्वल टू 2 to the power - 3, मतलब 1/8, 8 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 3 इज 24, तो तुम्हें आंसर मिलेगा 24 × 10⁻18, ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स रहे होंगे, ठीक है। इसको भी हम लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे, इसको हम लोग उल्टा लॉजिक से सॉल्व करते हैं। हम बोलते हैं कि चलो 3 × 10⁻18 है, तो 20 आवर्स अगर हाफ लाइफ है, तो 20 आवर्स पहले, 20 आर पहले इसके डबल होंगे, तो इसके डबल होते हैं 6 × 10⁻18, इसके 20 आवर्स पहले इसके भी डबल होंगे, यानी कि अभी 20 आवर पहले और एटम्स होंगे 12 × 10⁻18, 6 × 10⁻18 का भी डबल। और फिर मैं बोलूंगा कि इसके भी 20 आवर्स पहले, इसके भी 20 आवर्स पहले इसके भी डबल होंगे, यानी कि 24 × 10⁻18। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल अभी हमारे पास 3 × 10⁻18 है, इनमें से, इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 60 आवर्स पहले इतने रहे होंगे, 20 आवर्स, 20 आवर्स, 20 आवर्स, 60 आवर्स पहले कितने रहे होंगे, 24 × 10⁻18 हमारे पास एटम्स रहे होंगे, ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियर। समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट डिके कांस्टेंट ऑफ एन एलिमेंट विच रिड्यूसेस टू 1/4 टू इन 20 आवर्स, ठीक है। ये हमें डिके कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट डिके कांस्टेंट, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है विच रिड्यूसेस टू 1/4 इन 20 आवर्स। समझ तो गए होगे, शायद शायद आंसर भी निकाल लिया हो, ठीक है। डिके कांस्टेंट निकाल के बताना है कि ऐसे एलिमेंट का जो 1/4 बचता है 20 घंटे में। तो मैं बोलूंगा कि अगर इनिशियली एन नॉट थे, तो 20 आवर्स बाद हमारे पास एन नॉट बाय 4 है, मतलब ये वैल्यू डिनोट कर रही है एन को, इतने एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें तो लिखेंगे n इज इक्वल टू एन नॉट 2 to the power - t/t। बट सर हमें तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है हाफ लाइफ निकालने ज्यादा आसान पड़ेगा, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान पड़ेगा। वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ना, फर्क कुछ नहीं पड़ना। चलो एक काम करते हैं, प्रॉपर तरीका एक्चुअली होना चाहिए कि हमें सीधा लैम्डा ही निकाल लेना चाहिए, काहे को हम इतनी मेहनत करें। प्रॉपर तरीका करते हैं ना, सिंपल सा, लैम्डा पूछा गया है तो तुम्हें क्या क्लिक करेगा, तुम्हें तो यही क्लिक करेगा कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए था, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सही सही आएगा। इधर डाला एन नॉट बाय 4, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा, और टाइम हमें पता है 20 आवर्स, 20 आवर्स में एन नॉट बाय 4 बचे ना, तो टाइम 20 आवर्स डालेंगे तो एन कितना, एन नॉट बाय 4, ठीक है। अब इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये एन नॉट और ये एन नॉट गायब हो गया, यहां से मिला तुम्हें 4 to the power -1 इज e to the power माइनस ये, तो तुम लिख सकते हो 4 इज इक्वल टू e to the power लैम्डा इंटू 20 आर, ये आ गया। अब बाकी मैथ्स तुम्हें आती है, कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, तो इधर अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये बनेगा ln4 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 20 आर, और यहां से, इससे मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई ln4 डिवाइडेड बाय 20 आर। तो ln4/20 कितना होता है, वो वैल्यू लिखी, पर आर उसका यूनिट हो जाता है, तो लैम्डा की यूनिट होती है पर आर, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया होगा आई गेस, तुम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस वाले में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, थोड़ा सा एंटर वेंटर मार लें यहाँ।
ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अ सैंपल ऑफ एन एटम इज केप्ट फॉर 10 डेज एंड नंबर ऑफ एटम्स वर फाउंड टू बी 4 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब वो बोल रहा है 10 दिन बाद। मतलब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि टाइम जब 10 डेज लिख रहा हूं मैं, टाइम जब 10 डे लिख रहा हूं मैं, तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ एटम्स आर 4 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, आफ्टर 30 मोर डेज द नंबर ऑफ एटम्स वर 10 टू द पावर 18। मतलब इसके बाद वो बोल रहा है कि आफ्टर 30 मोर डेज, यानी कि टाइम इज नाउ 40 डेज, टाइम इज नाउ 40 डेज, 30 मोर डेज बीत गए। नाउ वो बोल रहा है कि एन की वैल्यू मिली है 10 टू द पावर 18। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड हाफ लाइफ, डिके कांस्टेंट, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एंड इनिशियल एक्टिविटी ऑफ सैंपल। अब ये इनिशियल मतलब क्या है कि टाइम जीरो पे जो नंबर था एन नॉट, ये कैलकुलेट करके बताना है, ये कैलकुलेट करके हमें बताना है। ठीक है, तो टाइम जीरो का हमें नंबर ऑफ कैलकुलेट करके बताना है, नंबर कैलकुलेट करके बताना है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करके बताना है, और डिके कांस्टेंट और इनिशियल एक्टिविटी भी बताना है। ठीक है, कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, एक चीज तो ऐसी है जो तुम्हें क्लिक करना चाहिए, थोड़ी देर तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें क्लिक करने लगेगी कि देखो ये 1/4 हो जा रहा है। जब भी 1/2 हो रहा हो, 1/4 हो रहा हो, 1/8 हो रहा हो, 1/16 हो रहा हो, 1/64 हो रहा हो, 1/32 हो रहा हो, 1/128 हो रहा हो, 1/256 हो रहा हो, मतलब 2 का पावर नीचे आ रहा हो, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, तो 2 का पावर अगर नीचे आ रहा हो तो तुम सीधा सीधा समझ सकते हो कि इसका मतलब कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ बीती हैं। यानी कि 10 डेज से 40 डेज तक जाने में 1/4 हो गया। हाफ होने में कितना टाइम लगता है, हाफ लाइफ के बराबर। 1/4 होने में कितना टाइम लगता है, 2 हाफ लाइफ के बराबर। यानी कि 30 डेज जो बीते हैं ना, वो 2 हाफ लाइफ के बराबर है। यानी कि हाफ लाइफ कितनी है, 15 दिन। सीधा मुझे देख के समझ में आ गया। अरे समझो, 4 इंटू 10 टू दावर 18 10 दिन पर है, 40 डेज पर 10 टू दावर 18 है, कितने दिन बीते, 30 दिन। 30 दिन बीते और 1/4 हो गया, इसका मतलब आधे का आधा हो गया। तो पहले आधा होने में कुछ टी टाइम लगा, फिर उसका आधा होने में टी टाइम लगा, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा, 30 डेज। तो 2t इक्वल टू 30 डेज, टी इक्वल टू 15 दिन। तो तुम्हारा आंसर आ गया कि 15 दिन इज द हाफ लाइफ, 15 डेज इज द हाफ लाइफ। यहां से पता लग गया। बट सर अगर नहीं पता लगता तो, अगर 1/4 नहीं हो रहा होता, सीधा 3/4 हो रहा होता, 1/8 नहीं, 1/8 तो ठीक है, 1/12 हो रहा होता, फिर तो फिर सॉल्व करते, तो फिर सॉल्व करते, इक्वेशन से सॉल्व करते। देखो मैं इक्वेशन क्या लगाता, फिर मैं लिखता, देखना, फिर मैं लिखता, मैं इसको लिख देता, चलो 10 टू दी पावर 18 इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर, ई की पावर लेंगे, 2 की पावर लें, चलो 2 की पावर लेते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मुला यूज कर सकते हो तुम, तुम्हें हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट दोनों चीजें पूछी गई हैं, तो 2 की पावर वाला फॉर्मुला यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा 2 टू दी पावर माइनस 40 डेज, डेज में चल रहा है, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। हमें कैपिटल टी नहीं पता, हमें कैपिटल टी नहीं पता, तो हम ये लिखते फॉर्मूला, इनिशियल एन नॉट, 40 डेज बाद ये हाल है। ठीक है, इसके लिए लिखते, तो लिखते तुम 4 इंटू 10 टू दावर 18 इज इक्वल टू एन नॉट 2 टू दावर माइनस 10/t, ये लिखते। अब इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें एक्चुअली करना क्या है, बस एन नॉट और कैपिटल टी निकाल के बताना है। इन दोनों इक्वेशन से एन नॉट और कैपिटल टी निकाल के बताना है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 बचेगा, एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 टू दावर 40/t माइनस 10/t, और यहां बचा 2 टू दावर 30/t। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में 2 की पावर 30/t है, इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 30/t। पावर्स कंपेयर कर ली तो t की वैल्यू आ गई 15, और 30 हमने डेज में लिखा था, तो 15 डेज आ गया हाफ लाइफ। अब इस 15 डेज को उठा के दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तुम्हारा एन नॉट आ जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में डाल रहे हैं। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में डालेंगे तो हमें मिलेगा 10 टू दावर, किसी भी एक में डाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एन नॉट 2 टू दावर माइनस 40/15, 5 से काटो तो आएगा -8/3। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा कि एन नॉट इज इक्वल टू 2 टू दावर 8/3 इंटू 10 टू दावर 18। इतना इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स रहे होंगे एक्टिव। ठीक है, इतने इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई रहे होंगे। ठीक है, चलो तो हमें इनिशियल नंबर पता लग गया। अब लैम्डा और निकाल लें, क्योंकि हाफ लाइफ पता लग गई है, तो लैम्डा भी बहुत आसानी से आ जाएगा। लैम्डा विल बी इक्वल टू ln2 बाय हाफ लाइफ, यानी कि 15 से डिवाइड कर दो और आंसर लिख देना पर डे में।
पर सेकंड में या पर आवर में पूछा होगा तो कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्जन तो कर ही लोगे डेज का। ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा। अब एन नॉट तो डिनोट करता है एटम्स और लैम्डा डिनोट करता है पर डे। तो हम लोग एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी लैम्डा इंटू एन नॉट, यानी कि ln2/15 इंटू 2^8/3 इंटू 10^18, दिस इज द एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी, दिस इज इनिशियल एक्टिविटी। जो भी नंबर आएगा ये इतने एटम्स पर सेकेंड, इतने एटम्स पर डे, पर डे, पर डे, पर डे, पर डे, पर डे। क्यों? अरे लैम्डा तुमने पर डे में डाला, एन नॉट एटम्स में डाला, तो एन नॉट एटम्स में है और लैम्डा पर डे में है, तो इतने एटम्स पर डे इज द इनिशियल एक्टिविटी, एटम्स पर डे। बट मोस्टली पर सेकंड में निकालना होता है अपन को, तो पर सेकंड में निकालने के लिए कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो वो कर लेना। 86400 से डिवाइड कर देना, सीधा सीधा पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। कैलकुलेशन अपन नहीं कर रहे उतना, बट समझ में आ गया होगा कि क्या करा। इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट, चारों चीजें हम लोगों ने निकाल दी। ठीक है, किसी भी तरीके की दिक्कत है तो प्लीज नोट करो, प्लीज नीचे लिख दो कि हाँ भाई हमें ये तरीके की दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव ऑन, समझते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। चलो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 100 डिकेज पर मिनट व्हेन 50 ग्राम इज टेकन ऑफ इट। एक एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 100 डिकेज पर मिनट व्हेन 50 ग्राम इज टेकन। If it is known to have initial activity of 16 decays per minute per gram and half life of substance is 2 days, how old is the sample? अच्छा, मतलब ये दिया हुआ है कि 1 ग्राम का इनिशियली 16 डिकेज पर मिनट हो रहे थे। ये 1 ग्राम का दिया हुआ है तो तुम समझ गए होगे, थोड़ा सा कार्बन डेटिंग टाइप का क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग टाइप का क्वेश्चन है कि एक सैंपल है जिसका तुम 1 ग्राम लेते हो, तो तुम्हें दिया हुआ है कि इनिशियल एक्टिविटी कितना होता है, 16 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और फिर उसने बोला 50 ग्राम का 100 डिकेज पर मिनट निकला है, सॉरी पर मिनट है, इनिशियली भी पर मिनट ही दिया हुआ है। वेट वेट वेट, डीपीएम कर दें अपन इसे, समझ जाओगे, डीपीएम कर दूं समझ जाओगे, डिकेज पर मिनट, 16 डिकेज पर मिनट पर ग्राम। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस 100 डिकेज पर मिनट व्हेन 50 ग्राम इज टेकन। अच्छा 50 ग्राम का अगर 100 है तो 1 ग्राम का कितना एक्टिविटी हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 डिके पर मिनट। तो एक्टिविटी वॉज 2 डिके पर मिनट फॉर 1 ग्राम इनिशियली, सॉरी फाइनली। तो फाइनली हमें पता लग गया 2 डिके पर मिनट है, और इनिशियली हमें पता है 16 डिके पर मिनट है, और हमें यह बताना है कि कितना पुराना सैंपल है। अगर हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, 2 डेज, तो हाफ लाइफ दी हुई है तो ऑब्वियसली मैं इसमें फॉर्मूला ये लगाने वाला हूं कि ए इज इक्वल टू ए नॉट 2 to the power माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। अब इसके अंदर मैं वैल्यू डालता हूं, ए की वैल्यू कितनी है 2 dpm, ए नॉट की वैल्यू है 16 dpm, ये इक्वल टू कहां से आ गया एक और, ए की इक्वल टू बहुत है भाई, हाँ तो ये हटाओ। 2 to the power, इसके आगे लिखेंगे हम 2 to the power माइनस स्मॉल टी, टाइम निकालना है, और हाफ लाइफ दिया हुआ है 2 डेज, तो 2 डेज ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये 162 नहीं है, ठीक है, ये 16 into 2 है। ठीक है, तो यहां से हमारा आ गया कि 2/16 इज 1/8, यानी कि 2 की पावर -3, तो 2 to the power -3 इज 2 to the power -t/2 डेज। t/2 डेज को अगर तुम t/2 डेज को अगर 3 लिखोगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 6 डेज। तो 6 दिन पुराना सैंपल है, 6 दिन पुराना सैंपल है। अगेन लॉजिक से आंसर आ सकता था, 16 से 2 होना मतलब 1/8 होना। अगेन 2 की पावर है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1/8 होना मतलब लॉजिक से सोच सकते थे। 16 था, 16 से 8 होने में 2 दिन लगे होंगे क्योंकि 2 डेज इज द हाफ लाइफ। 16 से 8 होने में 2 दिन लगे, 8 से 4 होने में 2 दिन लगे, और 4 से 2 होने में अगेन 2 दिन लगे, तो 16 से 2 होने में टोटल 6 दिन लगे। 6 डेज में इसकी एक्टिविटी इतनी हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला अगला अगला। So U-238 goes through a process of half-life of 4.5 into 10 to the power 9 years and decays into PB. चलो ये वाला करते हैं। तो U-238 goes through a process of half-life 4.5 into 10 to the power 9 years and decays into lead. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि तुम लोग अगला क्वेश्चन देख पाओ, नहीं तो तुम लोग सोच रहे होगे कि सर हम कैसे करें अगला।
ठीक है, चलो। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है U238 को हमें किसी तरह लेड में कन्वर्ट करना है, कर देते हैं हम तो सीधा U238 बन गया लेड, लो लिख दी रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन की हाफ लाइफ दी हुई है 4.5 इंटू 10⁹ तो टाइम लिख दिया मैंने 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। ठीक है, एंड डिकेज इनटू पीबी, फाइंड द नंबर ऑफ यूरेनियम एंड लेड आफ्टर 1.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। मतलब टाइम, कितने टाइम बाद तुम्हें निकालना है, 1.5 इंटू 10⁹ ईयर्स बाद निकालना है। ठीक है, और तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ यूरेनियम एंड लेड आफ्टर दिस। इनिशियल दिए हुए हैं क्या? अच्छा, इनिशियल नंबर तो दिया नहीं है अपन को, तो अपन एक काम करेंगे, फाइंड द रेशियो कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ यू एंड पीबी, तो वो ज्यादा सेंसिबल क्वेश्चन बनेगा फिर इस केस में। फाइंड द, इसको अपन फाइंड रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ यू एंड पीबी, हाँ ये बेटर है। ठीक है, चलो ये रेशियो निकाल के बताएंगे अपन। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली इसके एन नॉट थे और इसके जीरो थे। फाइनली फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या बताता है, कितना लेड बना कि कितना यूरेनियम बचा। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या बताता है, बताओ मुझे। फॉर्मूले में जो कैपिटल एन होता है वो क्या बताता है, कितने डिके हो गए या कितने अनडिकेड बचे। तो क्या बताता है, कितने अनडिकेड बचे, यानी कि इसके अगर एन होंगे तो कितने टूट गए, एन नॉट माइनस एन। तो लेड कितना बन गया, लेड बन गया एन नॉट माइनस एन, ये बन गया। समझ में आया? ठीक है, अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ यू एंड पीबी। रेशियो निकालना है तो हम लिखेंगे एन डिवाइडेड बाय एन नॉट माइनस एन निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब मैं एन कैलकुलेट करके बताता हूं तुम्हें यहां पर कि एन की वैल्यू कितनी है। एन इज इक्वल टू एन नॉट, हाफ लाइफ के टर्म्स वाला फॉर्मूला लिखें कि ये वाला लिखें, टी वाला, कौन सा लिखें, हाफ लाइफ वाला लिखें कि लैम्डा वाला लिखें, सोचो सोचो कौन सा लिखें। अरे हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, तो टू की पावर माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी लिख दो। अच्छा, अब तुम्हें दिख ही गया होगा कि ये बन गया एन इज इक्वल टू एन नॉट टू की पावर माइनस 1/3। अब एक चीज दी हुई है कि टू की पावर 1/3 अगर तुम्हें दिखे तो 1.26 लिख देना। तो यानी कि ये हो गया एन नॉट अपॉन टू की पावर 3, यानी कि एन नॉट अपॉन 1.26। अब ये वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दो। ये है जो ऊपर वैल्यू है एन अपॉन एन नॉट माइनस एन, वो बता रहा है नंबर ऑफ यूरेनियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेड। ठीक है, तो वैल्यूज डालते हैं इसके अंदर। एन की वैल्यू डाली मैंने एन नॉट अपॉन 1.26, नीचे भी लिखा एन नॉट माइनस एन की वैल्यू डाली एन नॉट अपॉन 1.26। दिख गया होगा कि एन नॉट कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच रहा है 1 अपॉन 1.26 और नीचे बचेगा 1.26 माइनस 1, यानी कि 0.26 अपॉन 1.26। ये 1.26 1.26 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0.26। 1 अपॉन 0.26 इज नियरली इक्वल टू 4। इवन अगर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता तो हमारा नियरली जो आंसर आ रहा है उसके बेसिस पे हम निकाल देते कि 4 आंसर है। ठीक है, अच्छा मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली रेशियो ही पूछा गया था और ये जेडबलई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेडबलई एडवांस, मुझे जितना याद आ रहा है, और रेशियो ही पूछा गया था इसके अंदर। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेडबलई एडवांस का है, उसके बाद वाला भी एक्चुअली जेडबलई एडवांस का है, उसके बाद वाला नहीं है, उसके बाद वाला फिर जेडबलई एडवांस का। ठीक है, तो जेडबलई एडवांस वाले क्वेश्चंस आ गए ये लाइन से, बट ऐसे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। तो एडवांस का हो चाहे किसी का हो, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है मतलब आसानी होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्स रेज, इनके क्वेश्चन है मतलब आसानी होंगे, वो कोई भी एग्जाम में आए हुए हों फिर। ठीक है, मतलब हमारे लेवल के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला तो हो गया हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो बताओ जरा क्या करेंगे। A radioactive sample emits n beta particles in 2 seconds and 3n by 4 beta particles in next 2 seconds. Find mean life of the sample. क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जो n बीटा पार्टिकल निकालता है 2 सेकंड में। चलो पहले तो एक काम करो, ऐसे केसेस में जब नहीं समझ में आया करे, एक रिएक्शन लिखी और ये बीटा पार्टिकल निकालता है। ठीक है, टाइम जीरो की अगर मैं बात करूं तो कितने n थे, x थे, n नॉट रहे होंगे। ये कितने थे, जीरो, ये कितने थे, जीरो।
अब वो बोल रहा है 2 सेकंड पे कुछ बता रहा है, तो 2 सेकंड पे ये कितने बचे होंगे, ये बचे होंगे N1 मान लेता हूं। N1 क्यों सर, N क्यों नहीं मान रहे? अरे 4 सेकंड पे भी तो लेना है ना कुछ, क्योंकि इन नेक्स्ट 2 सेकंड फिर कुछ बोला है उसने, इसलिए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 2 सेकंड में कितने बीटा पार्टिकल निकले, N, तो ये कितने हो गए अपन के, स्मॉल n, तो यानी कि ये भी कितने निकले होगा, स्मॉल n। समझ में आई बात? अच्छा, और अगर 4 सेकंड की बात करूं तो उसने बोला 4 सेकंड पे, अब ये और कम हो गए, लेट से ये N2 हो गए। अब और कितने बीटा पार्टिकल निकले, 3n/4 और निकले, तो भाई टोटल 4 सेकंड में कितने निकल गए वो लिखना है यहां पर। ये मत लिख देना कि टोटल बीटा पार्टिकल 2 सेकंड तक n निकले थे और 4 सेकंड तक 3n/4 निकले। ये क्या की बेवकूफी है, ये कैसी बेवकूफी है कि भाई 2 सेकंड तक अगर n निकल चुके थे तो 4 सेकंड में n से तो ज्यादा ही निकल गए होंगे ना, तो टोटल कितने निकल गए, n+n/4। चलो कैंसिलेशन मतलब सीधा आंसर ही लिख देता हूं, n+n/4 होता है 7n/4, तो मैं यहां लिखूंगा 7n/4। ठीक है, अच्छा, बीटा पार्टिकल अगर 7n/4 निकले हैं तो ये भी 7n/4 ही बने होंगे। ठीक है, अच्छा, कितने टूट गए हैं ना इस बार ये पता लग रहा है, कितने टूट गए, कितने एटम्स टूट चुके हैं एक्स के 2 सेकंड में, स्मॉल एन। 2 सेकंड में स्मॉल एन नंबर ऑफ एटम्स टूट चुके हैं, यानी कि बचे हुए एटम्स को तुम ऐसे लिख सकते हो। और 4 सेकंड में 7n/4 टूट चुके हैं, तो बचे हुए को तुम ऐसे लिख सकते हो। समझना इस चीज को कि हमारे पास जो N1 और N2 है वो है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। वो हमें नहीं, वो हमें फॉर्मूले से पता लगते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूले में हम लोग उसी वैल्यू को डालते हैं। बट ये स्मॉल एन क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल एन डिनोट कर रहा है कि कितना प्रोडक्ट बना, यानी कि कितना रिएक्टेंट टूटा, कितने न्यूक्लियर जो सैंपल, कितने न्यूक्लियस जो हमारे थे, कितने न्यूक्लियस जो थे हमारे रेडियो एक्टिव वो टूटे। तो कितने टूटे, स्मॉल एन। अगर स्मॉल एन टूटे और पहले एन नॉट थे तो बचे कितने, एन नॉट माइनस एन। 4 सेकंड बाद कितने टूट गए, टोटल 7n/4 टूट गए, तो बचे कितने, एन नॉट माइनस 7n/4। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल गई हैं, क्योंकि इसी को N1 और N2 को ही तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू एन नॉट। हाफ लाइफ के टर्म्स में बात करें कि लैम्डा के टर्म्स में बात करें, सोचो। तुम्हें बोला गया है डिके कांस्टेंट बताना है, नहीं सर डिके कांस्टेंट थोड़ी बताना है, मीन लाइफ बताना है। हाँ, तो मीन लाइफ बताना है तो डिके कांस्टेंट ही तो बताना है, 1/λ ही तो होती है मीन लाइफ। वैसे हाफ लाइफ भी निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हाफ लाइफ के टर्म्स में भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर तुम्हारा निकल ही आएगा। चेक चेक करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, करके देखते हैं, टफ लगेगा तो दूसरे तरीके से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इसके अंदर तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपन को कौन सा तरीका ज्यादा आसान पड़ेगा। हो सकता है दोनों ही तरीके इक्वली, मतलब इक्वली प्रोबेबल हो, कोई से भी कर दो बराबर ही रहेगा मेथड। तो e⁻, मैंने लिखा -λ और पहली बार में डाला 2 सेकंड, पहली बार में डाला 2 सेकंड, ठीक है, N1 के लिए डाला 2 सेकंड। अब N1 की वैल्यू डालूं उसमें, N1 की वैल्यू डालूं तो N1 की वैल्यू है n0 माइनस एन इज इक्वल टू, लिखा n0 e⁻²λ। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन लिखो, n2 इज इक्वल टू n0 e⁻² इंटू 4 सेकेंड। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा n0 माइनस 7n/4 इज इक्वल टू n0 e⁻²⁻⁴λ। ये भी समझ में आ गया होगा तुम्हें, मुझे पता है। अब तुम्हें क्या निकालना है, हाफ टाइम निकालना है, फाइंड मीन लाइफ ऑफ द सैंपल, मीन लाइफ निकालना है तुम्हें सैंपल की। तो यानी कि इस पूरी इक्वेशन से तुम्हें लैम्डा से मतलब है, एन नॉट से कोई मतलब नहीं है। अब एन नॉट से अगर मतलब नहीं है तो थोड़ा सा रीअरेंज करा जाए इन इक्वेशंस को। यहां से अगर मैं स्मॉल एन निकालूं तो वो बनेगा एन नॉट 1 - e⁻²λ, और यहां से अगर मैं 7n/4 की वैल्यू लिखूं तो वो बनेगा n0 1 - e⁻²। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि n0 कॉमन आ जाए, क्योंकि अब अगर n0 कॉमन आ गया तो अब मैं डिवाइड कर दूंगा और डिवाइड करते ही n0 गायब हो जाएगा। n0 क्या है, स्मॉल n तक गायब हो गया, तो जब इनको तुम डिवाइड करोगे पहली रिएक्शन बाय दूसरी रिएक्शन तो तुम्हें मिलेगा 1/7/4 यानी कि 4/7 इज इक्वल टू n0 n0 तो गया, यहां बचा 1 - e⁻²λ, यहां बचा 1 - e⁻⁴λ। ठीक है, अब देखो इसको, क्वेश्चन को अगर तुम अब सॉल्व करके लैम्डा निकालना चाहते हो तो मैं इक्वेशन तो लिख के बता दूंगा। इक्वेशन तो इसकी ऐसी बन जाएगी, देखो 4 - 4 e⁻⁴λ इज इक्वल टू 7 - 7 e⁻²λ। फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 e⁻⁴λ माइनस 7 e⁻²λ
+3 इज इक्वल टू 0। सर ऐसे क्यों लिखा आपने इस इक्वेशन को? सोचो, देखो गौर से देखो, e की पावर -4 लैम्डा इज नथिंग बट e की पावर -2 लैम्डा का स्क्वायर। यानी कि ये रिएक्शन, ये इक्वेशन सॉरी, बता रही है 4x स्क्वायर -7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और 4 इंटू 3 12 होता है। 7 को भी तुम -7 को भी -4 -3 लिख सकते हो, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये सॉल्व भी हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा 4x स्क्वायर -4x -3x प्लस 3 0। पूरा सॉल्व करते हैं तो बना 4x x -1 -3 x -1 इज 0। x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, या तो x है 1/4 या x है 3/4। अब x था क्या? x था क्या? यहां लिखूं, यहां लिखूं, x था क्या? x था e टू द पावर -2 लैम्डा, तो वो या तो हो गया 1। अगर तुम इसको 1 बोलोगे तो यानी कि तुम बोल रहे हो कि लैम्डा की वैल्यू 0 है, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है ना। लैम्डा की वैल्यू 0 है, बट वो तो होगी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं यहां पर, तो ये तो कोई सेंस बना नहीं रहा। e की पावर -2 लैम्डा को अब तुम लिख दो 3/4, तो तुम लॉग ले लो, तो ये बन जाएगा -2 लैम्डा इज इक्वल टू ln 3/4। यानी कि लैम्डा आ गया 1/2 ln 4/3, यानी कि ln √3/2। साइन नहीं है, ln है। ln √3/2 लैम्डा आ गया, और अगर ये लैम्डा है तो मीन लाइफ क्या होगा? 1/लैम्डा, और तुम्हारा आंसर आ। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन को। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, जैसे मैं तुम लोग को बताया भी थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान था, ऐसा कोई टफ नहीं था, बट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो था कौन से फॉर्मूला यूज करूं। बट आई एम श्योर कि अगर मैं वो वाला भी करता तो फिर वो क्वाड्रेटिक ही बनाता, और वो हाफ लाइफ से रिलेटेड 2 टू दी पावर का समथिंग क्वाड्रेटिक बन जाता। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही मेथड तुम्हारे इक्वली लेंथी जाने वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों में। ठीक है, चलो, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो पूरी तरीके से ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लो अच्छे से, वैसे तुम तो रिपीट भी देख सकते हो बाद में भी इसको, बट कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो चीज समझ में ना आई हो। ठीक है, क्या करा है यहां पर मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कि क्वाड्रेटिक बन गई, तो e की पावर -2 लैम्डा को x मान के क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया और e की पावर -2 लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो लाल कलर से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मीन लाइव्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर 1620 ईयर्स एंड 405। करो भाई, करो 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 करो, ये क्वेश्चन करो। The mean lives of a radioactive substance are 1620 years and 405 years for alpha emission and beta emission respectively। यानी कि जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो दो तरीके से टूट रहा है, और एक तरीके से टूटने में उसका मीन लाइफ है 1620 ईयर्स, और दूसरे तरीके से टूटने में उसका मीन लाइफ है 405 ईयर्स। फाइंड टाइम इन विच 3/4 ऑफ द सैंपल विल डिके। 3/4 डिके हो जाएगा, यानी कि बचा कितना? 1/4 बचा। 1/4 कुछ बता रहा है तुम्हें? 1/4 1/8 1/16 1/32 बताया ना मैंने तुम्हें। 1/4 मतलब दो हाफ लाइफ बीती होंगी। 1/4 अगर बचा है इसका मतलब दो हाफ लाइफ बीती होंगी, क्योंकि एक हाफ लाइफ में आधा होता है और एक और हाफ लाइफ में उसका भी आधा हो जाता है। ठीक है, तो 1/4 अगर बता रहा है इसका मतलब दो हाफ लाइफ निकल चुकी हैं, यानी कि इस पूरी कहानी से तुम्हें हाफ लाइफ निकाल के बताना है। अच्छा, मीन लाइफ तुम्हें दोनों तरीके से पता है, उसकी जो भी दो रिएक्शंस रही होंगी उससे तुम्हें मीन लाइफ पता है, तो तुम लिख सकते हो कि रिलेशन होता है लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 फॉर साइमल्टेनियस डिके बाय टू प्रोसेसेस। साइमल्टेनियस डिके है यहां पर दो प्रोसेसेस से, तो ऐसा रिलेशन होता है। अब मीन लाइफ का रिलेशन बताया अपन को कि लैम्डा को तुम 1/मीन लाइफ लिख सकते हो, तो दिस इज द मीन लाइफ 1/1620 ईयर्स प्लस 1/405 ईयर्स। इन दोनों से मीन लाइफ निकाल के बताते हैं, तो 1/Tm इज इक्वल टू, अब देखो 405 जो होता है ना 1620 का 4 टाइम्स होता है, तो यहां पर एलसीएम लेके आंसर निकालोगे तो ये सीधा 5/1620 ईयर्स बन गया। यानी कि मीन लाइफ की जो वैल्यू है वो आ गई 1620/5।
तो मतलब 3, 12 मतलब 2 और 20 मतलब 4, तो 324 ईयर्स। ये आ गई हमारी मीन लाइफ, ठीक है। बट हमें मीन लाइफ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए उसकी, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ में क्या रिलेशन होता है? अरे लैम्डा और उसका तो पता है ना, कि हाफ लाइफ इज गिवन बाय ln2 बाय लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा ही मीन लाइफ होता है। तो मीन लाइफ इंटू ln2 विल गिव यू हाफ लाइफ। तो यानी कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 324 ln2 इतना, और यूनिट याद रखना ईयर्स में आया ये, ठीक है। ठीक है, तो इतना आ गया अपन का हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ पता है, तो हमें पता है कि दो हाफ लाइफ लगी होंगी, यानी कि टाइम क्रॉस्ड फॉर टू डिके वन फोर्थ डिके होने में, सॉरी, थ्री फोर्थ डिके होने के बाद वन फोर्थ बचा, वन फोर्थ बचा, यानी कि दो हाफ लाइफ बीती, और दो हाफ लाइफ इसके बराबर हो जाएंगी 684 ln2। ln2 की वैल्यू 0.7 डाल सकते हो अगर तुम चाहो तो, फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन 684 ln2 ईयर्स, ठीक है। तो इतने टाइम के बाद हमारा जो चाह रहे हैं हम वो हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या, उसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसको अपन छोड़ देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा देखूंगा क्योंकि ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, बट मुझे ग्राफ जो है वो बन नहीं रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। मैं सोचा याद रहेंगी वैल्यूज, बट याद नहीं आ रही, बनाने की कोशिश करूंगा। शायद ऐसी थी कि 4 पे था, यहाँ एक मार्क था, यहाँ एक मार्क था, यहाँ एक मार्क था, यहाँ एक मार्क था, ऐसी मार्क्स थे शायद इसमें, इस स्ट्रेट लाइन थी। अरे यार, स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन रही। बनाए बनाए। हम्म, हम्म, हम्म। ऐसा था शायद ग्राफ, ठीक है। बाद में करते हैं उसे, तो वैसे भी अपन पहले जो क्वेश्चन है दूसरा, वो दो क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन बचा है, उस पहले उसको करते हैं। A sample decay by alpha and beta emission and has a decay constant lambda, मतलब ये इफेक्टिव लैम्डा बता दिया उसने। उसने बताया कि दो तरीके से डिके होता है, और इफेक्टिव लैम्डा जो है वो लैम्डा है, ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू बताइए लैम्डा की, और फिर लिखा हुआ है इफ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल डिके बाय अल्फा इज 0.6, फाइंड डिके कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ द एमिशन, बोथ टाइप्स ऑफ एमिशन, ठीक है। तो देखो, हमने ये निकाला था कि प्रोबेबिलिटी किसी भी एक तरीके से डिके होने की थी, लैम्डा 1/लैम्डा इफेक्टिव। अब उसने बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी अल्फा डिके के लिए 0.6 है, तो लैम्डा अल्फा वाले डिके के लिए डिवाइड बाय टोटल लैम्डा, और टोटल लैम्डा दिया हुआ है। उसने बोला है सैंपल डिके बाय अल्फा एंड बीटा एंड हिज डिके कांस्टेंट लैम्डा, इसका मतलब टोटल डिके कांस्टेंट लैम्डा दिया हुआ है। तो अच्छा, तो मतलब यहां से पता लग गया तुम्हें कि लैम्डा अल्फा जो है वो 0.6 लैम्डा है। और हमें यह भी पता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो होता है वो लैम्डा इफेक्टिव के बराबर होता है, यानी कि बीटा वाले के लिए 0.4। ओके, अल्फा कहां से आ गया, 0.4 लैम्डा होगा। फाइंड डीके कांस्टेंट फॉर बोथ टाइप, लो हो गया, खत्म क्वेश्चन खत्म। बाकी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो थ्योरी देखो, थ्योरी के अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था ये, कि कैसे तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उस प्रोबेबिलिटी का यूज किया, और दूसरा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा इफेक्टिव होता है, वो भी एक्सप्लेन किया था। तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी में से जो अपन ने फॉर्मुला निकाला था वो अप्लाई करना था इसमें, और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है द ग्राफ शोज रेडिएशन ऑफ रिलेशन, रेडिएशन का होगा ये, बहुत ही बड़ी मिस्टेक है ये तो। रिलेशन, रिलेशन ऑफ एल एन डी एन बाई डी टी, एल एन डी एन बाई डी टी। अच्छा, ये एक्चुअली जेडवली का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, क्योंकि डी एन बाई डी टी इज अ नेगेटिव वैल्यू, पता है ना तुम्हें। डी एन बाई डी टी इज अ नेगेटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि डिक्रीज होता है ना नंबर। तो एल एन डी एन बाई डी टी विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो तो फिर एल एन का नेगेटिव वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती हैं। तो दिस इज एल एन मॉड डी एन बाई डी टी, ठीक है। वर्सेस टाइम, फाइंड द फैक्टर बाय विच द सब्सटेंस विल रिड्यूस इन 4.16 ईयर्स। अच्छा, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। मैंने इसलिए लिख दिया ब्रैकेट में इंटीजर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2।
ये कौन सा नया फॉर्मूला, एन नॉट इक्वल टू एन नॉट नहीं, एन इज इक्वल टू एन नॉट टू की पावर माइनस टी बाय कैपिटल। अब ये पूछ क्या रहा है, पहले ये अपन निकाल लें, पहले सोच लें कि पूछ क्या रहा है। फाइंड द फैक्टर बाय विच सब्सटेंस विल रिड्यूस। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछा जाता कि बाय हाउ मच अमाउंट विल द सब्सटेंस रिड्यूस, मतलब तुम क्या करते, तुम बोलते कि पहले एन नॉट थे, बच्चे एन है, तो एन नॉट माइनस एन बताता तुम्हें कि नंबर रिड्यूस कितना रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है ये एन नॉट माइनस एन बताता, कितना रिड्यूस हुआ है ये एन नॉट माइनस एन बताता। लेकिन वो क्या बोल रहा है, फाइंड द फैक्टर बाय विच सब्सटेंस इज रिड्यूस, इसका मतलब जितना रिड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये हमारा आंसर है, ये निकालना है। अच्छा, ये अगर तुम्हें निकालना है, तुम सोचो 1 - n/n0, ये निकालना है, ठीक है। ये निकालना है क्या, नहीं। फाइंड द फैक्टर बाय विच सब्सटेंस विल रिड्यूस, नहीं ये नहीं निकालना, क्योंकि ये निकालना होता तो इंटीजर आंसर आ ही नहीं सकता, ये तो हमेशा लेस देन 1 है, तो ये नहीं निकालना, सॉरी सॉरी सॉरी। फाइंड द फैक्टर बाय विच सब्सटेंस हैज रिड्यूस, क्या बोलना चाह रहा है, सोचते हैं एक बार, थ्योरेटिकली सोचते हैं, बहुत मतलब वर्ड्स बहुत अजीब से हैं इसके। जैसे मान लो अगर मैं बोलता कि कोई चीज जो है वो 1/8 हो गई, सुनना, कोई चीज अगर 1/8 हो गई तो इसका मतलब बाय विच फैक्टर हैज इट रिड्यूस्ड, कोई चीज अगर 1/8 हो गई तो कितने फैक्टर से वो रिड्यूस हो गई है, आई गेस 8, 8 फैक्टर से वो रिड्यूस हो गई है। हाँ, तो हमें मालूम, बस इतना करना है, हमें हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालना है। आंसर इज एन नॉट बाय एन, क्योंकि एन बाय एन नॉट डिनोट करेगा कि कितना रिड्यूस हुआ है, मतलब कितना फैक्टर से बचा है, ठीक है। तो एन नॉट बाय एन विल बी द आंसर, क्योंकि एन नॉट बाय एन तुम्हें एक ऐसा वैल्यू दे सकता है जो कि एक इंटीजर भी होगा। और ये जैसे मान लो अगर तुम्हारा आंसर आता है एन बाय एन नॉट, एन बाय एन नॉट मतलब एन मतलब बचे हुए, एन नॉट मतलब जितने थे पहले, अगर एन नॉट एन बाय एन नॉट तुम्हारा आता है 1/4, तो हम बोल सकते हैं 4 बाय फैक्टर ऑफ 4 चीज रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा समझना पड़ता है कई बार क्वेश्चन को भी, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा के तुम इंटीजर टाइप आंसर दे पाओगे, सोचो। बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, अगर तुम इसको समझ पाओ। इंटीजर टाइप था, 1 डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तुम सीधा दिख रहा है कि अगर तुम टू की पावर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो तुम इंटीजर इंटीजर सोच पाओगे, नहीं तो इंटीजर के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। तो एक्चुअली यहां पर मैंने डाला एन नॉट टू की पावर माइनस टी बाय टी, सो रिजल्ट इज 2 to the power t, ठीक है। इतना सा है, और हमें बताना है 4.16 ईयर्स में कितना रिड्यूस हुआ होगा, यानी कि टाइम तुम्हें दिया हुआ है 4.16 ईयर्स। अब कैपिटल टी ढूंढ के निकालना है इस ग्राफ से, कैपिटल टी मतलब हाफ लाइफ है, हमें सोच के बताना है कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है फ्रॉम दिस ग्राफ। और हाफ लाइफ की वैल्यू जैसे यहां डालेंगे 2 to the power समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी, और 2 to the power समथिंग जैसे कुछ आ जाएगा तो हम उससे कैलकुलेट करके बता देंगे कि इतना आंसर है, ठीक है। तो 2 to the power निकालने के लिए कैपिटल टी निकालना है फ्रॉम दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये जो चीज है ना, ये है ln mod dn by dt ऑन द y एक्सिस, और ऑन द x एक्सिस हमारे पास था ईयर्स, ठीक है। ईयर्स, ये कितने ईयर्स है, ठीक है। अब इस ग्राफ से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ से अगर कंपेयर करके तुम्हें कैपिटल टी की वैल्यू निकालना है, तो मुझे फिर से यही फॉर्मूला यूज करके, या ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब कौन सा यूज करें, ln है, ln है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, लेकिन निकालना हाफ लाइफ है, लेकिन निकालना हाफ लाइफ है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ln है तो पहले ही वाला, दूसरा वाला यूज कर रहा हूं मैं तो, क्योंकि मुझे निकालना हाफ लाइफ है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। नेचुरल लॉग लेके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलो नेचुरल लॉग लेता हूं मैं दूसरे फॉर्मूले का, तो ये बनेगा ln, पहले तो अपन dn बाई dt निकाल लें, चलो। dn बाई dt इज इक्वल टू, एक्टिविटी होता है यानी कि लैम्डा एन होता है, माइनस ए होता है एक्चुअली, माइनस लैम्डा एन होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट 2 to the power माइनस टी बाई टी, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर मैं मॉड ऑफ डी एन बाई डी टी निकालू, मुझे कोई रट के नहीं आया हूं, तो इसलिए अपन को थोड़ी मेहनत लग रही है, वैसे भी एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत तो जायज है, ठीक है। तो अब ये लिख सकते हैं अपन ln मॉड डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आया, ln मॉड डी एन बाई डी टी, क्या रिजल्ट आया, यहां से आ जाएगा ln लैम्डा एन नॉट प्लस ln
2 to the power -t/t। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ln mod dn/dt इज इक्वल टू, ये बना ln लैम्डा n नॉट, कितना आएगा ये, -t/T ln 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा किया अपन ने, सही किया अपन ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया किया। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यही तो अपन का वाई एक्सिस पे है और स्मॉल टी अपन का एक्स एक्सिस पे है, तो मैं लिख सकता हूं -ln2/T x प्लस ln लैम्डा n नॉट, ये अपन का हो जाएगा सी, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में मैंने इस चीज को लिख दिया है पूरे को, इसलिए लिख दिया है क्योंकि अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इधर से। अगर मैं यहां से सीधा कंपेयर करके लिखूं ग्राफ से कि हमारे पास स्लोप जो है वो होना चाहिए -ln2/t, और स्लोप यहां से दिख कितना रहा है, स्लोप तुम्हें दिख रहा है कि 1 कम होने में 2 आगे बढ़ रहा है। ग्राफ में तुम्हें दिख रहा होगा 1 कम होता है तो 2 आगे बढ़ता है। अगर ये ग्राफ 1 कम होता है और 2 आगे बढ़ता है, इसका मतलब स्लोप इज -1/2, राइट। 1 कम होता है 2 आगे बढ़ता है, स्लोप इज -1/2, तो t की वैल्यू आ गई 2ln2, यानी कि 2 इंटू 0.693, और 2 इंटू 0.693 होता है 1.3386। ठीक है, अब इस वैल्यू को अपन लोग इसमें पुट करेंगे जो आंसर अपन को चाहिए था। तो मैं लिख रहा हूं कि आंसर वाज इक्वल टू 2 to the power 4.16 डिवाइडेड बाय 1.386। और तुम्हें पता है तुम्हें इंटीग्रल आंसर चाहिए, तो एक बार कैंसिल करके देखो, तुम्हें दिख रहा होगा 1.4 इंटू टू 4.2 होता है। 1.4 इंटू टू 4.2 होता है, तो 1.386 इंटू थ्री, नहीं सॉरी 3, 1.4 इंटू थ्री 4.2 होता है, तो 1.386 इंटू थ्री करोगे तो 4.16 आएगा। तो ये बन गया 2 to the power 3, यानी कि आंसर आ गया 8। समझ में आया क्या करा? ln mod dn/dt और टाइम का रिलेशन निकाल के उधर से मैंने देखा कि स्लोप से निकाला जा सकता है हाफ लाइफ को, स्लोप से हाफ लाइफ निकाली, पुट कर दी, आंसर आ गया। थोड़ा सा सोचना ये भी पड़ा कि निकालना क्या था एग्जैक्टली exactly, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके से लिख दिया था क्या निकालना है। ठीक है, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी और आगे क्वेश्चन करते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास, काफी टाइम निकल चुका है। क्वेश्चन भी दो ही बाकी हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक भी हो जाएगा तो बहुत है, बाकी तुम समझ तो गए हो। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो बड़ा आसान सा दिख रहा है मुझे। अ 50 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन इज टेकन फ्रॉम अ स्केलेटन एंड इट हैज C14 डिकेइंग एट 200 डिग्री डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 50 ग्राम में समझ लेना, 50 ग्राम में C14 का जो डिके रेट है वो है 200 डीपीएस। तो मैं बोलूंगा 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में अगर चेक करोगे तो एक्टिविटी आएगी 4 डीपीएस। ठीक है, 1 ग्राम में एक्टिविटी आएगी 4 डीपीएस। उसके बाद मेरे सामने लिखा हुआ इट इज नोन दैट बोन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज C14 डिकेज एट 16 डीपीएस पर ग्राम। 1 ग्राम का ही 16 डीपीएस दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ए नॉट इज 16 डीपीएस। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, फाइंड द एज ऑफ स्केलेटन। तो एज हम कैसे निकाल सकते हैं, अरे सिंपल दिख रहा होगा, दिख गया होगा, 16 से 4 होने में, 16 से 8 होने में एक हाफ लाइफ, 8 से 4 होने में 2 हाफ लाइफ, तो मैं बोलूंगा 2t टाइम लगा होगा। और टाइम हाफ लाइफ कितना होता है इसका C14 का, 5730 ईयर्स, यानी कि 2 इंटू 5730 ईयर्स। अब ये जितना भी होता हो वो आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, जगह बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन की। चलो लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ न्यूक्लियर सैंपल विथ हाफ लाइफ 1620 सेकेंड। अ न्यूक्लियर सैंपल विथ हाफ लाइफ, टाइम 1620, न्यूक्लियर सैंपल विथ हाफ लाइफ 1620 सेकेंड इज प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट 1000 पर सेकेंड। मतलब इस बार अगर हमारा एक्स नाम का एक न्यूक्लियर सैंपल बना रहे हैं तो प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि वो वाला हो गया जो मैंने बताया था ना, तुम्हें पढ़ाया था, फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिके, ऐसे लिखा होगा, ड्यूरिंग ईच डिके 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज। तो ये डिके हो रहा है लेट्स से y में, तो अगर इसके किसी भी टाइम पे अगर n नंबर है तो लैम्डा n इसका रेट ऑफ डिके होता है। और हमने ये भी निकाला था, डेरिवेशन देखने के लिए तुम्हें पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, और हमने ये निकाला था कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा बाय लैम्डा
1 minus e to the power minus lambda t and number of atoms of y is equal to alpha t minus n, ये निकाला था। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ऑल्दो मुझे पता है क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं तुम्हें बस रिमाइंड करा रहा था पहले फॉर्मूले, बाकी क्वेश्चन पढ़ के अपन को सीधा समझ में आ जाएगा अब करना क्या है। ठीक है, तो उसने लिखा हुआ है कि हर डिके में एक्स के हर डिके में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। एक्स के हर डिके में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि क्यू वैल्यू दी हुई है। ठीक है, फाइंड पावर रिलीज्ड एट 810 सेकंड। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हें सिखाया था कि पावर रिलीज के लिए क्या करना होता है। पावर रिलीज के लिए तुम्हें एक्टिविटी की जरूरत होती है, और यहां से एक्टिविटी लैम्डा एन देखोगे तो वो इतना आएगा, ये एक्टिविटी है। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं इस क्वेश्चन के, तो मुझे पता है कि एक्टिविटी अगर मुझे पता है तो पावर रिलीज्ड इज ए इंटू क्यू वैल्यू। अब एक्टिविटी को डाल दोगे तुम अल्फा इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और क्यू को डाल दोगे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर आंसर आ जाएगा। वैल्यूज डाल के बता रहा हूं बस एक बार, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, तुम खुद करना। 1000 न्यूक्लियस पर सेकंड बने 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा, अच्छा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 टू द पावर माइनस टी बाय टी, तो वही मैं कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि तुम्हें चीजें हाफ लाइफ के टर्म्स में दी हुई हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 टू द पावर माइनस 1620 नहीं, 1620 तो हाफ लाइफ था। वेट 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 वेट, यही चेंज करके बता दूं पहले मैं, ताकि तुम वैल्यूज इजीली पुट कर पाओ। मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 टू द पावर माइनस टी बाय कैपिटल टी। मैंने एक बार बताया था कि e टू द पावर माइनस लैम्डा टी कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 टू द पावर माइनस टी बाय टी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े, तो इसमें लिखेंगे 2 टू द पावर माइनस, कितने टाइम बाद का तुम्हें ये निकालना है एक्टिविटी, 810 सेकेंड्स का, तो यहां 810 डाल दो। कैपिटल टी कितना डालोगे, कैपिटल टी डाल दो तुम हाफ लाइफ यानी कि 1620 डाल दो, और क्यू वैल्यू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दो। तो ये जो आंसर मिलेगा ना, ये पर सेकंड में मिलेगा। क्यों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड में, इसलिए मिलेगा क्योंकि ये था एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी इज मेजर्ड इन पर सेकंड। एक्टिविटी इज मेजर्ड इन पर सेकंड, और यहां पर एक तुम्हारे पास क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड में। थोड़ा सा और लिख के बता देता हूं, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 1 माइनस 1 बाय रूट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड। इतना पावर रिलीज हो रहा होगा एग्जैक्टली एट टी इक्वल टू 810 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अगला, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड अप टू 3240 सेकंड। मैंने ये भी बताया था तुम लोग को कि एनर्जी रिलीज्ड अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा कितने टूट गए। अच्छा अब यहां पर बताओ मुझे कितने टूट गए, एन नॉट माइनस एन से निकाल सकते हैं क्या, नहीं, एन नॉट तो जीरो है, इनिशियली थे ही नहीं, वो तो मैंने उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया था एन नॉट माइनस एन। इसमें बताओ कितने एक्स के न्यूक्लियाई टूट गए, कितने एक्स के न्यूक्लियाई टूट गए, अरे एक्स के उतने न्यूक्लियाई टूट गए हैं जितने वाई बन गए हैं, जितने वाई बन गए हैं उतने ही एक्स के न्यूक्लियाई टूटे होंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये बना अपन का एन वाई नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक्स के टूटे हैं, और हर एक ने टूट के 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करी है, तो एन वाई इंटू क्यू करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब एन वाई की वैल्यू यहां से निकाली जाएगी, वो मैं नहीं निकाल रहा, थोड़ा सा लेंथी सा प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, यहां से तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि एनर्जी रिलीज अप टू 3240 सेकेंड्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस बार हम टाइम की वैल्यू 3240 डालेंगे, पिछली बार ए पार्ट में हमने टाइम की वैल्यू 810 डाली क्योंकि दी हुई थी। तो ऐसे करके हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसके साथ मैं तुम्हें बोल सकता हूं कि हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स भी खत्म कर लिया। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कंप्लीट हो गया है, बट अगेन कुछ बुक्स के हिसाब से सेमीकंडक्टर्स भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, वो भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो हम लोग उसको जब पढ़ेंगे तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस नाम से चैप्टर के पढ़ेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स हमारा एंड, मॉडर्न फिजिक्स एंड। मॉडर्न फिजिक्स इसलिए भी बोलता हूं मैं इसको कि सेमीकंडक्टर्स को इसलिए काउंट नहीं करता क्योंकि एडवांस का टॉपिक नहीं है सेमीकंडक्टर्स। जो भी अभी तक हमने मॉडर्न फिजिक्स में टॉपिक्स पढ़े हैं, ये सारे मेंस प्लस एडवांस दोनों में वैलिड है। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो वो एडवांस के सिलेबस में ही नहीं है, वो सिर्फ मेंस के सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उसको भी कवर करेंगे। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।